नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। 15 अप्रैल यानी सोमवार का दिन दिल्ली के लिए और देश की राजनीति के लिए बहुत खास होने जा रहा है, या कहें कि खास हो सकता है, क्योंकि इस दिन अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जो याचिका उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराने के लिए लगाई थी हाईकोर्ट में, जिसे हाईकोर्ट ने तो 10 अप्रैल को खारिज कर दिया था, लेकिन अब इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को। यानी 15 अप्रैल को सुप्रीम सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए दाखिल की है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आएगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी और उसको लेकर बीजेपी में जिस तरह की हलचल चल रही है, बीजेपी बार बार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल सीएम पद से हट जाएं, किसी भी तरह आपकी सरकार दिल्ली से हट जाए, किसी भी तरह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। ये आरोप है आपके नेताओं के, क्योंकि उन्हें बार बार ये डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का खास मतलब चुनाव के ठीक पहले जेल भेजने का खास मकसद यही था कि अरविंद केजरीवाल के बहाने आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। आम आदमी पार्टी जो कि बीजेपी के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई है, और उसे लगातार चुनौती उसके सामने पेश करती जा रही है, उससे अब बीजेपी डर रही है। इतना डर चुकी है बीजेपी कि उसने अब सिटिंग सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको न केवल जेल भेजा बल्कि बार बार उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाएं भी दाखिल हुई, वो याचिकाएं खारिज हो गई। लेकिन अब बीजेपी की कोशिश है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाए, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां से कल कोई बड़ा फैसला, सोमवार को कोई बड़ा फैसला आ सकता है। 15 अप्रैल को खुद सीजेआई चंद्रचूड़ उनकी इसमें एंट्री हो गई है अरविंद केजरीवाल के मामले में। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। 15 अप्रैल का दिन काफी खास होने जा रहा है इस लिहाज से। और उससे पहले इधर जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत सलूक किया जा रहा है, जेल में उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनकी पत्नी से, उनके बूढ़े माँ बाप से मिलने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए रोका जा रहा है। ये बड़ा आरोप ये आम आदमी पार्टी की ओर से लगा है। तो दिल्ली की राजनीति में इस समय काफी हलचल मची हुई है, और 15 अप्रैल के दिन पर अब सभी की निगाहें हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल पर कोई सुप्रीम फैसला आ सकता है। तो क्या होंगे इस सुप्रीम फैसले के मायने, और इस बीच देश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उससे कैसे निपटेगी बीजेपी, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, सबसे पहला सवाल यही कि 15 अप्रैल को सीजेआई चंद्रचूड़ ही कहा जा रहा है कि इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला आ गया, उनकी गिरफ्तारी को सही बताया गया, ईडी की कार्रवाई को सही बताया गया, लेकिन अब क्या कोई बड़ा कदम 15 अप्रैल को, क्या देश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? जी समिता जी, 15 अप्रैल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख साबित होने जा रही है देश की राजनीति में भी और दिल्ली की राजनीति में भी, दोनों राजनीति में। और बहुत कुछ ये तय करेगी 15 तारीख की, आगे देश की दिशा क्या होगी इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। चूँकि 15 अप्रैल को जो अरविंद केजरीवाल के मसले पे सुनवाई होनी है, वो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच जो है 2 सदस्यीय बेंच, वो इसकी सुनवाई करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बेंच बनाई है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर। जब याचिका दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल की, तब से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, तो उनसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इसको मेल कीजिए और फिर हम इसको देखते हैं। और मेल करने के बाद फिर आज जो है वो सूचना आई है कि वो लिस्ट हो गई है, और 15 अप्रैल को वो लिस्टिंग होगी, उसकी सुनवाई होगी 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मसलों पे बहस होगी। जो बहुत से तर्क जो थे हाई कोर्ट में रखे गए थे, वो मुझे लगता है वही तर्क जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे जाएंगे, और ईडी की तरफ से भी वही तर्क एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। और ईडी की तरफ से जो तर्क रखे जाएंगे समिता जी, उसमें अब एक नई चीज़ और जो हो सकती है, जो मुझको लगता है कि जो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, उस हाई कोर्ट के आदेश को भी ईडी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी कि हाई कोर्ट ने इस तरीके से माना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, तो उसमें दलीलें दी जाएंगी कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने जो पक्ष रखा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर सुनवाई नहीं की और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि वो कानूनी तौर पे मसले ठीक थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या उसमें ठीक था और क्या उसमें ठीक नहीं था, किसकी दलीलें ठीक थी, किसकी दलीलें ठीक नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल के फैसलों को देखते हुए शर्मिता जी, ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें पहले कह चुका है
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पे भी कहा और संजय सिंह की याचिका पे भी कहा ये चीज़ें कि आपके पास सबूत क्या है, कोई मनी ट्रेल हुआ कि नहीं हुआ। और दोनों ही मसलों में ईडी जो है वो ये नहीं बता पाया कि उसके पास कोई मनी ट्रेल का सबूत है कि नहीं है और कोई रिकवरी हुई कि नहीं हुई। हालांकि हाईकोर्ट में जो उसने तर्क रखा ईडी ने, वो तर्क ये रखा कि वहाँ ये पैसा गोवा में खर्च हो गया और मनी ट्रेल जो है वो इसी तरीके से उसने साबित करने की कोशिश की, जिसको ही हाईकोर्ट ने स्वीकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये स्वीकार नहीं किया गया अभी तक कि इस तरीके का कोई मनी ट्रेल है और कोई पैसा बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें ये कहा गया चूंकि कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई, इसलिए कोई भी पीएमएलए के अंतर्गत अपराध नहीं हुआ। तो एक तरीके के दो मामलों में दो अलग अलग फैसले नहीं आ सकते। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, जो ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जो है सेटबैक हो सकता है। ऐसा अभी तक की परिस्थितियों से शर्मिष्ठा जी समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, 15 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनकी पीठ जो है वो सुनवाई करेगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो उन्होंने चुनौती दी है उस याचिका पर। लेकिन इससे पहले जो हमने कहा कि इसमें सीजेआई चंद्रचूड़ की इस मामले में एंट्री हो गई, वो इस तरह से कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने मौखिक दलील अपनी पेश की थी उनके सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने और उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल किया है, यह एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला है। और इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मैं इसे तत्काल देखूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी ईमेल को देखा जाए। और उसके बाद अब ये तय हो गया है कि कल परसों यानी सोमवार को 15 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला दिया था और ईडी के पक्ष में फैसला दिया था। ईडी का तर्क था कि उन्हें जांच में शामिल करने के लिए एकमात्र साधन यही था कि मतलब उनकी गिरफ्तारी जो है यही उन्हें जांच में शामिल करने का एकमात्र साधन था, क्योंकि उन्हें 6 महीने से ज्यादा समय तक बार बार समन कर पेश होने के लिए कहा गया। ये ईडी की दलील थी कि हमने तो उन्हें बार बार समन किया और बार बार पेश होने कहा, लेकिन वो नहीं पेश हो रहे थे, इसीलिए हमको उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। ये ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था और तब वहां पे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि गिरफ्तारी अवैध थी या नहीं, गिरफ्तारी के मुद्दे पर फैसला राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर कानून के इस्तेमाल से होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अदालत में फैसले तो कानून के दायरे में और कानून के इस्तेमाल से ही होंगे, लेकिन यहाँ पर मसला ये भी है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ को जो कहा कि ये एक गिरफ्तारी का मामला है, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का मामला है, यानी यहाँ पर ये कोई कुख्यात अपराधी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और फिर आपने उसे ईडी बार बार समन कर रही है और आप उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये एक सीधा सीधा मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला तो है ही। चाहे अदालत का आदेश तो बिल्कुल सर्वोपरि है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो शायद इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि इसे केवल आप एक इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि ईडी ने उन्हें 6 महीने तक समन भेजा और उसके बाद उन्हें जांच में शामिल करने का यही एक तरीका था। क्योंकि वहां सवाल ये जरूर उठेगा कि आपने 9वीं बार समन भेजने के बाद भी, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना जवाब दूंगा, तब आपने इंतजार क्यों नहीं किया? और ऐसी भी क्या हड़बड़ी थी कि आपने उनको चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार किया? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उनको पहले या दूसरे या तीसरे समन के बाद ही गिरफ्तार नहीं किया? जांच तो तब भी शुरू हो जानी चाहिए थी अमलेंदु जी। अगर ईडी जांच नहीं कर पा रही थी तो 6 महीने तक का इंतजार उसने क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ रहा है, फिर से यही आ रहा है कि जो लोग सरकारी गवाह बन गए, जिनमें से एक के पिता को एनडीए से टिकट मिल गई, दूसरे के इलेक्टोरल बॉन्ड उसने 50-60 करोड़ के खरीद लिए, तो बीजेपी पर क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि बीजेपी ने ईडी के जरिए ये दबाव बनाया है कि आप सरकारी गवाह हो, आप इन्हें सरकारी गवाह बनाइए और फिर हमारे पक्ष में या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक केस बनाइए? क्या ये सवाल ईडी पर नहीं उठेंगे अमलेंदु जी?
देखिए सविता जी, ईडी पे बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से सवाल उठ भी रहे हैं और कानूनी तौर पे भी उठेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल के वकील साहिबान खड़े होंगे तो वो ये बातें रखेंगी जो बातें उन्होंने वहाँ हाई कोर्ट में भी रखी थी। और पहली बात जो थी, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील शुरू की थी हाई कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, ये एक राजनीतिक मसला है, लेकिन ये कानूनी मसला भी है। कानूनी रूप से भी जो है ये गिरफ्तारी अवैध है और ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। यही तर्क अब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा कि कानूनी तौर पर ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है। आपने 9 बार समन दिया और 9 समन पे कोई व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। क्योंकि ईडी, आपको याद होगा समिता जी, जिस दिन ये हाई कोर्ट में सुनवाई थी और हाई कोर्ट में ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जब था कि भाई समन को निरस्त किया जाए, उस पर जब गए थे अरविंद केजरीवाल, तो ईडी ने कहा था कि हमारा गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं, हम तो पूछताछ के लिए इनको समन दे रहे हैं। तो जब ईडी दोपहर में हाई कोर्ट में जाकर के ये कह रहा है कि भाई हम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, हमने इनको पूछताछ के लिए बुलाया है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी पूछताछ का जवाब दूंगा। तो आपको क्या ऐसी पूछताछ करनी थी जिसके लिए आपको उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी? और अगर आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी तो आप जिस तरीके से गिरफ्तार करने गए थे, आप उसी तरीके से वहाँ जाकर के पूछताछ भी कर सकते थे। वहाँ जाके आप पूछताछ करते कि भाई जवाब दीजिए, आपके जवाब मिलते कि नहीं मिलते। तो आपने एक तरीके से कहा जाए, मुझे लगता है ये पक्ष अभी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से नहीं आया है कि ईडी ने किस तरीके से अदालत में दिए अपने वचन का जो है वो विश्वासघात किया है कि आपने कहा था कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और आपने उसी शाम जाकर के गिरफ्तार कर लिया। तो ये भी एक मसला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए कि ये किस तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया, जबकि दोपहर में इन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करना, हमको सिर्फ पूछताछ करनी है, और पूछताछ के लिए उसको दिया गया था। तो समन पे उपस्थित ना होना ईडी के लिए ये गिरफ्तारी का आधार नहीं है जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। और जैसा कि आपने सवाल किया, निश्चित तौर पे वो सवाल है कि भाई अगर इस आधार पे गिरफ्तारी होनी थी, जो आधार आपके पास नवे समन के बाद थे, तो ये आधार तो आपके पास पहले समन के बाद भी थे। पहले समन से लेकर के नवे समन के बीच में आपने कोई नए आधार जोड़े हो इन 9 समन में, तो ईडी को बताना चाहिए कि उसने ये नए आधार जोड़े थे, इसके आधार पे उसने गिरफ्तारी की कि नवे समन में उसने के पास नया आधार था। तो जब आपके पास कोई आधार नहीं था, पहले आधार में जो आपने आधार दिए थे वही नवे समन में आधार थे, तो या तो आपको गिरफ्तारी पहले आधार पर ही कर लेनी चाहिए थी। पहले पे नहीं करने तो जैसे अदालती प्रक्रिया होती है भी, तीसरे आधार पर तीसरी समन होता है तो उस पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, तो आपको तीसरे पे कर लेनी चाहिए थी। तीसरे पे भी नहीं था तो आपको चौथे पे कर लेनी चाहिए थी, 5वें पे कर लेनी चाहिए थी। तो आपने नहीं किया 5वें तक हुई, तो आप नवे पे जाकर के आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं और कोई नया आधार नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर जाकर के फंसेगा। जहाँ तक मेरी एक आम नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते जो कानूनी समझ जो कहती है, वो ये कहती है कि ईडी के पास इस तरीके का कोई आधार नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। आधार क्या होते हैं गिरफ्तारी के कि ये हमको जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जो दिए जाते हैं अक्सर तक। तो जांच में सहयोग तो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, भाई जांच में सहयोग ये कर रहे थे। आपने समन भेजा, उन्होंने हर समन का लिखित तौर पे जवाब दिया, ये उनकी तरफ से दलील भी दी गई है कि आपने जब भी हमको समन दिया, हमने लिखित तौर पे आपके समन का जवाब दिया है, वो आपके रिकॉर्ड में है। तो आपके पास जब रिकॉर्ड है समन की, या तो आपको उनके उत्तर से कोई परेशानी थी तो आपको फिर कहना चाहिए था भाई आपके उत्तर से हमें ये परेशानी है, हमें आप जो फिर उपस्थित हुई है। आपने इस तरीके का कोई नहीं कहा, आपने हर उसको स्वीकार कर लिया उनके जवाब को, और आपने उसको कोई जवाब नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता आएंगी कि भाई किस तरीके से इनके समन के जवाब दिए गए, रिटन में जवाब दिए गए, और उन पत्रों के उत्तर में ईडी ने कोई नहीं कहा कि हमको ये आवश्यकता है, आपने उठा करके बार बार वही समन भेजे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सामने आएंगी समिता जी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किस तरह की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब हाई कोर्ट में भी उन्होंने दलीलें पेश की थी तो काफी तर्कपूर्ण बातें उन्होंने कही थी, लेकिन ईडी की ओर से जो भी बातें कही जा रही थी, जो तर्क दिए जा रहे थे, वो बहुत खरे नहीं उतर पा रहे थे। लेकिन फिर भी फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया। इस बीच ये कोशिश हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की बात भी उठ रही है। बीजेपी जो है वो मतलब अभी 3 याचिकाएं तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, और अब तीसरी याचिका में तो फटकार भी लगा दी, जुर्माना भी लगा दिया कि आप लोग, जब हम एक बार एक फैसला दे चुके हैं तो एक ही नेचर की बार बार याचिकाएं दायर क्यों की जा रही हैं। हम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से नहीं हटा सकते, ये अदालत ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन इस बीच वीके सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने अभी तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है जिसमें कि वो अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करें या उन्हें सीएम पद से हटाएं या दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में ले ले। हालांकि उनकी ओर से बार बार
बैठकें बुलाई जा रही जिसमें आपके मंत्री शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने इसकी शिकायत गृह मंत्रालय को कर दी कि ये लोग मेरी बैठक में शामिल नहीं हो रहे। उस पर भी उन्हें संविधान की याद दिला दी गई कि भाई ये आपका काम नहीं है बैठकें करवाना, ये सीएम का काम है और सीएम अपना काम जेल से रहकर कर रहे हैं। आज बांसुरी स्वराज जो है लोकसभा की प्रत्याशी हैं बीजेपी की, दिल्ली से उनका एक बयान आया है। वो ये कह रही हैं कि भारत में दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और दिल्ली पर हैं और वो लोग ये देख रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है। और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सीएम बन सके। एक सवाल उन्होंने ये कहा और दूसरा ये कि ये नैतिकता का सवाल है, ये क्यों नहीं हट जाते अपने पद से, त्याग पत्र क्यों नहीं दे देते। कल हमने बात की थी अनिल विज, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी नेता, उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि जब संविधान बना था तब उन लोगों ने सोचा नहीं था कि किसी सिटिंग सीएम को इस तरह से गिरफ्तार कोई हो सकता है। लेकिन ये सही बात है कि जब संविधान बना था तब संविधान निर्माताओं ने ये सोचा भी नहीं था कि जो संवैधानिक संस्था या जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस तरह का खेल भी करेगी सत्ता पर आने के लिए या सत्ता पर काबिज होने के लिए। संविधान में तो बार बार संशोधन हुए हैं क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कोई दूरदृष्टा तो या भविष्य दृष्टा तो थे नहीं जो उन्होंने सारी चीजें भारत की देख ली होंगी कि आने वाले समय में राजनीति कैसी होने वाली है और सत्ता की राजनीति कैसे होने वाली है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं या अगर वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं तो बीजेपी सीधे सीधे तरीके मतलब या तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। राजकुमार आनंद अपना इस्तीफा दे चुके हैं मंत्री पद से और अब ये भी आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी से सीधे सीधे मिलने नहीं दिया जा रहा। आज संजय सिंह ने बहुत गंभीर बातें कही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, इसको सुन लेते हैं। जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा यह कहना है इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा। बहुत बड़े खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर होती है। और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से जंगले के उससे कराई जा रही है। अमलेंदु जी, संजय सिंह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब जो सुविधा खूंखार अपराधियों को मिली हुई है, तिहाड़ जेल हमेशा से बहुत से नामी गिरामी अपराधी यहाँ पर रहे हैं और कई ऐसे प्रकरण, कई ऐसी कहानियां बाहर आई हैं जिसमें यह देखा गया है कि तिहाड़ जेल में किस तरह की सुविधाएं इन नामी गिरामी अपराधियों को दी गई हैं और उनके साथ उन्हें पूरी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उन पर क्या बीजेपी की सरकार को इतना भरोसा नहीं कि उनसे मुलाकात के लिए, उनकी पत्नी से मुलाकात हो रही है जंगले के आर पार, बीच में शीशा लगा हुआ है। संजय सिंह का कहना है कि यह अमानवीय तो है ही, मनोबल तोड़ने वाली बात है। क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का मनोबल टूट सकता है? बीजेपी
क्या किसी अपने खाम ख्याली में है, ख्याली पुलाव पका रही है कि इस तरह से वो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को तोड़ पाएगी? अमलेंदु जी, देखिए सर मित्रा जी, बीजेपी ने कोशिशें तो यही की कि मनोबल आम आदमी पार्टी का तोड़ दिया जाए, मनोबल झारखंड मुक्ति मोर्चा का तोड़ दिया जाए, मनोबल इंडिया गठबंधन का तोड़ दिया जाए कि हमने आपके दो मुख्यमंत्रियों जो हैं उनको हमने जेल में डाल दिया तो आपके कार्यकर्ता जो हैं उनका मनोबल टूट जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही है। बीजेपी की हर चाल जो है वो बीजेपी के ऊपर जाकर के उल्टी पड़ी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब झारखंड में पहुंचे राहुल गांधी तो कितना ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी का स्वागत हुआ। और चंपई सोरेन ने वहाँ से जिस तरीके से दहाड़े हैं, चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। जो कोल्हान का टाइगर जिस तरीके से दहाड़ा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई एक तरीके से झारखंड में बुरी तरीके से। और इसका संदेश पूरे देश में गया, सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में गया। इसी तरीके से जब शिवाजी स्टेडियम में वहाँ मुंबई में जब रैली हुई इंडिया गठबंधन की और कल्पना सोरेन वहाँ आई और कल्पना सोरेन ने जिस ताकत के साथ कहा और फिर दिल्ली की रैली में भी उन्होंने जिस ताकत के साथ कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया हारेगा नहीं, तो ये संदेश जो बीजेपी देना चाहती थी वो संदेश उल्टे गए हैं। तो बीजेपी अगर ये सोचती हो कि वो इस तरीके से कोई मनोबल तोड़ लेगी तो ये मुझे लगता है बीजेपी की खामख्याली है। हालांकि कोई भी आपराधिक चरित्र का व्यक्ति और आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति जो है वो इस तरीके की हरकत करता है कि विपक्षी का मनोबल को इस तरीके से तोड़ दिया जाए। तो अब मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी की रणनीति कौन लोग तय करते हैं और कौन लोग उस तरीके की रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं कि इस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं का मनोबल तोड़ा जाए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन मनोबल कहीं से टूटता हुआ दिखता नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर हमने जो नज़ारे देखे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, वो साफ तौर पर बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का किसी भी तरीके से मनोबल टूटा नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक तरीके से कहा जाए ऊर्जा नई आई है और नई ऊर्जा के साथ लोग अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में जा रहे हैं। तो ये और जनता में भी इसका असर गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। अब आम आदमी जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है वो भी ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मोदी जी बहुत बुरा कर रहे हैं। ये एक आम धारणा है। आम आदमी जो है वो ये बात कहता हुआ सुना सकता है। तो अगर आम नागरिक इस तरीके की बात सोच रहा है, उसे मतलब नहीं है कि क्या केस था क्या केस नहीं था, कहाँ से क्या हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो ये है कि आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको उसने चुन करके भेजा था, भारी बहुमत के साथ उठा करके भेजा था, आपने उसको जेल में डाल दिया और इसके पीछे मोदी जी हैं। ये एक संदेश जो है वो आम आदमी के बीच में जा रहा है। अब बीजेपी इस आम आदमी के बीच जो संदेश जा रहा है उससे कैसे निपटती है, या बीजेपी के लिए नया सिरदर्द है। क्योंकि आपने तो डाला इसलिए था कि आप ये संदेश देंगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हमने उनको जेल भेज दिया है। तो वो संदेश तो गया नहीं, उल्टा आपके ऊपर जो उल्टा असर पड़ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए बूमरैंग करेगा। और अगर बीजेपी ये सोचती है कि इस तरीके की हरकतों से कि साहब जेल के अंदर जो है आप शीशा बीच में लगा करके मिलाई करवाएंगे और वकील जो है सिर्फ 2 ही दिन अरविंद केजरीवाल से मिल पाएंगे और एलजी जो है वो मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। भाई संविधान में कहाँ से गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर मंत्रियों की बैठक बुला सकता है? बल्कि मंत्री जो देंगे अपना बैठक बुला करके और मंत्री जो रिपोर्ट देंगे या अपना प्रस्ताव भेजेंगे, गवर्नर को और एलजी को उस पर काम करना है। गवर्नर मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है, गवर्नर मंत्रिमंडल को सलाह नहीं देता है। और जब विधानसभा में भी जाकर के गवर्नर या एलजी अपना जाकर के पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, जब सत्र शुरू होता है तो मंत्रिमंडल जो लिख करके देता है वही जाके उनका पढ़ना उनकी मजबूरी होती है। हमने देखा है, अभी हमने देखा केरल में किस तरीके से वहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको सरकार का ही दिया पढ़ना पड़ा, जबकि उनकी सरकार से वहाँ रोज तू में होती रहती है। सड़क पे जाकर के उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, एसएफआई के कार्यकर्ता वहाँ काले झंडे उनको दिखाते हैं। इस तरह की सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी चूंकि संवैधानिक मजबूरी है तो आपको करना पड़ेगा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो संविधान से ऊपर तो नहीं हो गए, संविधान से ऊपर जाकर के वो मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। तो ये सब जो कुछ काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे चूंकि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन है और कल ही शायद आतिशी ने आरोप लगाया था कि मंत्रियों ने बैठकों में आना बंद कर दिया है और सरकार गिराने की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है। तो इस तरीके के आदेश तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कौन दे रहा है कि आप जो है वो संविधान के परे जाकर के, आप नियम और कानून के परे जाकर के आप इस तरीके की कार्रवाई की? जाहिर सी बात है कि ये आदेश ऊपर से कहीं ना कहीं से या तो बीजेपी के बॉसेस दे रहे होंगे या फिर एलजी की तरफ से आ रहे होंगे। अब ये तो तिहाड़ जेल के अधिकारी बताएंगे कि उनको इस तरीके के आदेश कहाँ से दिए जा रहे हैं, या ये उनके दिमाग की खुद की उपज है कि आप एक मुख्यमंत्री जो जेल में बंद है, हम कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं भी है, एक साधारण अगर कोई सजा याफ्ता भी नहीं है, अगर अंडर ट्रायल अगर कोई है कैदी जो है, आप उसको इस तरीके से मिलाई किस तरीके से करवा सकते हैं? तो ये तो एक चूंकि जेलों के नियम जिस तरीके से जेल मैनुअल होता है तो जेल मैनुअल के भी खिलाफ है। तो इस पर निश्चित तौर पर अगर आम आदमी पार्टी चाहती है तो इस पर जेल अधिकारियों के खिलाफ इस पर कार्रवाई हो सकती है कि जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर के किस तरीके से रोका जा रहा है। सर मित्रा जी,
जी, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्या ये जो जेल में मुलाकात वाला मामला है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी कोई बात करेंगे? अभिषेक मनु सिंघवी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तो ये बात उठी रही है कि उनकी टाइमिंग इस तरह से की गई है कि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा न ले सके। उसके बाद क्योंकि हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल ने 2 बार अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा और फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी रामलीला मैदान में, वहां भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं और जो 5 घोषणाएं उन्होंने की और उसका जिक्र उन्होंने किया, तो सुनीता केजरीवाल एक तरह से अरविंद केजरीवाल की जगह को भरने के लिए बाहर कम से कम वो नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या उन्हें इस तरह से जो रोका गया है, क्या इसके पीछे बीजेपी की रणनीति यही है कि सुनीता केजरीवाल और उनकी मुलाकात इस तरह से ना हो पाए और अरविंद केजरीवाल के कारण सुनीता केजरीवाल का मनोबल भी टूटे? एक तो बात यह है, और दूसरी बात यही, जो अभिषेक मनु सिंघवी क्या इस बात को वहां उठा सकते हैं कि क्या एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो अभी आरोपी ही है, अपराधी नहीं है, उसे इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि ये गिरफ्तारी भी जो है ये गलत है। ये एक मुद्दा उठ सकता है। दूसरी बात ये कि बांसुरी स्वराज ने जो बात कही कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही है भारत को और यहाँ दिल्ली पर सबकी नजरें हैं, तो क्या दुनिया अब ये नहीं देख रही कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को उसकी पत्नी से मिलने से रोका जा रहा है? और अभी कुछ 9 या 10 तारीख को भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले थे, उन्हें भी रोका गया और अब खबर है कि 15 तारीख को उनकी मुलाकात होगी। 15 तारीख कोई बड़ा दिन है अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है और इसी दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है न्यायिक हिरासत की मियाद भी 15 अप्रैल तक की ही है। तो क्या 15 अप्रैल के बाद से दिल्ली की राजनीति को आप बदलते देख रहे हैं? और इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से अब क्या क्या दलीलें पेश हो सकती हैं 15 तारीख को? समिता जी, मुझे लगता है कि शायद ये दिल्ली तिहाड़ जेल का मसला शायद इस मामले में ना जाए, मतलब इसको ना उठाया जाए, चूँकि वो केस गिरफ्तारी को चैलेंज देने के लिए है और ये शायद जमानत के लिए अगर कोई याचिका जाती तो उस पर ये इसके जो दिल्ली जेल में हो रहा है इसके तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि तर्क अभी भी दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से जेल के अंदर भी मिसबिहेव किया जा रहा है और ये एक मॉडस ऑपरेंडी के तौर पर बताया जा सकता है कि किस तरीके से गिरफ्तारी पूरी तरीके से राजनीतिक है और राजनीतिक बदले जो हैं वो जेल के अंदर भी लिए जा रहे हैं, ये तर्क दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है शायद ये तर्क दिया भी जाएगा कि राजनीतिक बदले की भावना से ही गिरफ्तारी की, राजनीतिक बदले की भावना से ही अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की और व्यक्तिगत तौर पर उनके परिवार को तोड़ने की, मानसिक पीड़ा पहुंचाने की कोशिशें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यानी की जा रही हैं, ये तर्क दिया जा सकता है, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन जो बांसुरी स्वराज ने बात कही है समिता जी, महत्वपूर्ण बात वो है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे दुनिया की निगाहें हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है और जब ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है तो इस तरीके के कुकर्म जो हैं वो नहीं करने चाहिए थे कि सारी दुनिया भारत की तरफ उठा करके देखे कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है आप उसको किस तरीके से उठा करके जेल में डाल देते हैं। तो ये भारत के लोकतंत्र की जिस तरीके से पूरी दुनिया में बदनामी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छे तरीके से जानती है कि उसके कुकृत्यों से एक तरीके से कहा जाए पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये स्वीकारोक्ति एक तरीके से बांसुरी स्वराज के बयान की जा सकती है। कल अरविंद केजरीवाल ने भी जो उन्होंने अखिलेश यादव ने संजय सिंह के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, उसमें भी अखिलेश यादव ने ये बात कही कि सारी दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है कि किस तरीके से यहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। निश्चित तौर पर समिता जी ये बहुत एक तरीके से कहा जाए कि शोभ का विषय है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर अब दुनिया की निगाहें हैं और हमको संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है वो नसीहत दे रहा है और कह रहा है कि हम आपके यहाँ जो चल रही हैं चीज़ें उसके ऊपर हम निगाह रखे हुए हैं, यहाँ तक कि जो अदालतों के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी निगाह रखे हुए हैं। ये बातें कही जा रही हैं। हमारे खिलाफ जो है, मतलब भारत के खिलाफ जो है प्रस्ताव दूसरे देशों की संसदों में पास हो रहे हैं और किस तरीके से जर्मनी और अमेरिका जो है वो हमको जो है लोकतंत्र के ऊपर ही नसीहत दे रहे हैं, उस भारत को नसीहत दे रहे हैं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 सालों में देश के अंदर लोकतंत्र की स्थिति क्या हो गई है और किस स्थिति पे लाकर के मोदी जी ने भारत के लोकतंत्र को खड़ा कर दिया है। तो ये निश्चित तौर पे एक देश के लिए चिंता का विषय है और शायद इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। हालांकि प्रधानमंत्री जब कल थे कहीं भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे ये दल का नहीं देश का चुनाव है। अब प्रधानमंत्री को पता नहीं किसने बता दिया कि दल का चुनाव भी होता है, लोकसभा चुनाव जो बता रहे थे वो दल का नहीं देश का चुनाव है। तो यानी अगर जिस व्यक्ति की इतनी छोटी समझ है कि उसको ये नहीं मालूम कि ये दल का चुनाव नहीं है, ये देश का ही चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री इसमें कौन सा नया ज्ञान दे रहे हैं कि दल का नहीं देश का चुनाव है। तो भाई आप समझ सकती हैं कि
भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों के हाथ में अपना नेतृत्व दिया हुआ है, उनको मोदी जी से ज़्यादा समझदार कोई भारतीय जनता पार्टी में मिला ही नहीं जिसको वो अपना प्रधानमंत्री तत्काल बनाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना संकट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकट पूरे देश के ऊपर मढ़ दिया जाए, ये कहाँ की समझदारी सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि आपका अपना संकट जो है आपने उसे देश के ऊपर मढ़ दिया है। तो कुल मिला के समिता जी जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं, 15 तारीख को बहुत सी चीज़ें अदालत के अंदर होंगी, बहुत सी चीज़ें अदालत के बाहर होंगी। जैसा कि आपने बताया कि 15 तारीख को ही केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत की अवधि है वो पूरी हो रही है, उस पर भी सुनवाई होगी, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इनकी याचिका को लेकर के जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया उस पर होगा। देखते हैं कि क्या फैसले आते हैं, लेकिन जो भी फैसले आएँ वो हर तरीके से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले ही होंगे, हर तरीके से, वो चाहे फैसले किसी के भी पक्ष में आए और किसी के भी विरोध में आए। बिल्कुल 15 तारीख बहुत अहम दिन बनते जा रहा है क्योंकि 19 तारीख से चुनाव होने हैं और 15 तारीख को जो भी फैसला आएगा, अमलेंदु जी कह रहे हैं कि उसका बुरा असर बीजेपी पर पड़ने वाला है, चाहे किसी भी तरह का फैसला है। और अभी आपने जिक्र किया था कि कल संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में वो शामिल है और बीजेपी की सबसे बड़ी तकलीफ भी यही है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में क्यों है। अगर वो नीतीश कुमार की तरह अलग हो जाती तो शायद बीजेपी को इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि इंडिया गठबंधन किसी तरह टूट नहीं रहा। कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल के साथ थी, सोनिया गांधी उनका साथ देते हुए नजर आई थी, और कल अखिलेश यादव ने संजय सिंह के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के सारे दल अपने अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद एकजुट हैं। और कल संजय सिंह ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको थोड़ा सुन लेते हैं। आप मणिपुर के सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? किस सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मणिपुर के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। 1 साल से जहां पे हिंसा हो रही है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, जिस राज्य के अंदर कत्लेआम हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसान अन्नदाताओं को कुचल के मार दिया, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगते। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम कर रहे हैं। तो कम से कम नैतिकता भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी है। मैं तो कहता हूं कि ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। अजीत पवार ले लीजिए, नारायण राणे ले लीजिए, छगन भुजबल ले लीजिए, जनार्दन रेड्डी ले लीजिए, किसकी बात, हसन मुशर्रफ ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, मुकुल राय ले लीजिए, कितने नाम गिनाए। चुन चुन के देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए ये दोहरा मापदंड है। मोदी के दोहरे मापदंड की कलई खोल के रख दी कल संजय सिंह ने, और ये बातें अकेले संजय सिंह नहीं कह रहे, राहुल गांधी कह चुके हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस पर सवाल उठा चुके हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और सारे भ्रष्टाचारियों को आपने खुद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो इस तरह अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी की नीयत अब समझना कठिन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर संजय सिंह ने जो खास कही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर, अमलेंदु जी यहाँ पर उन्होंने मणिपुर की याद दिला दी कि क्या आप मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल से वहां पर हिंसा चल रही है, वहां पर किस तरह महिलाओं से सलूक हुआ। और अभी हम देख रहे हैं कि भगवत मान या उससे पहले आतिशी भी असम गई थी, मतलब पूर्वोत्तर का दौरा अब आपके नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। आपके नेता अब बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जहां उनका अलायंस है वहां वो उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा पंजाब, गुजरात, गोवा, दिल्ली, इन सब जगहों पर तो आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है ही। तो क्या अमलेंदु जी इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये सब मिलकर बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दे रहे हैं और 15 तारीख के बाद से ये चुनौती जो है बीजेपी के लिए दोगुनी चौगुनी हो सकती है? निश्चित तौर पर सविता जी, इंडिया गठबंधन बहुत तगड़ी चुनौती बीजेपी को दे रहा है। और जैसे न्यूज़ पॉइंट में मैंने कहा भी था कि नारा निकला है कि साउथ साफ और नॉर्थ हाफ,
यानी साउथ में बीजेपी साफ हो गई है और नॉर्थ में आधी हो गई है। ये नारा निकला है और ये नारा वास्तव में ज़मीन पे कारगर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि जो बिहार का काराकट है, वहाँ से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा वो जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो उनको बैठा के अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाती है, खिलाया पिलाया जाता है और उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप मेहमान हैं हमारे, तो आपका हम अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। और एक दो और वीडियो वायरल हो रहे हैं पंजाब के, बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं उनको किसान दौड़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं हंसराज हंस वो जाते हैं तो किसान उनको दौड़ा रहे हैं। तो इस तरीके के वीडियोस लगातार आ रहे हैं। हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शक्तियों की पंचायत होती है और वहाँ साफ साफ ऐलान किया जाता है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। तो ये अब होना शुरू हो गया। गुजरात में जिस तरीके से क्षत्रिय जो आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई क्षत्रियों की महिलाओं के साथ में, उसको लेकर के पूरे देश में क्षत्रियों में एक जबरदस्त तरीके का उबाल है। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि मोदी जी क्षत्रियों से खुन्नस इसलिए मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर उभर रहे हैं, इसलिए जो है मोदी क्षत्रियों से खुन्नस मान रहे हैं। और अगर मोदी जी तीसरी बार लौट करके आ गए तो योगी जी को यहाँ से साफ कर दिया जाएगा, इस तरीके की भी नैरेटिव चल रहे हैं। तो ये सारे नैरेटिव कुल मिला के बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे लोग तो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, कि बीजेपी के अंदर की जो ताकतें हैं वो भी अब चाहती हैं कि किसी तरीके से मोदी जी तीसरी बार ना आने पाए और बीजेपी हार जाए। ये बीजेपी के अंदर की ताकतें वो चाहती हैं। इसी तरीके से खबरें आ रही हैं कि जो नितिन गडकरी हैं उनको हरवाने के लिए जो मोदी जी का खेमा है वो वहाँ काम कर रहा है नागपुर में। अब ये कितना सच है कितना गलत हम नहीं जानते, लेकिन जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन खबरों की हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके की खबरें तमाम मिला करके आ रही हैं। तो बीजेपी के अंदर जो चल रहा है वो काफ़ी कुछ देखने लायक है, क्योंकि लोग अब बीजेपी के अंदर, अब राजनाथ सिंह का बयान था कि मोदी जी तीसरी बार तो बनेंगे ही बनेंगे और चाहेंगे तो चौथी बार भी बनेंगे और जब तक चाहेंगे तब तक बनेंगे। यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी कि कोई नया व्यक्ति भी वहाँ नेता बन के उभर सकता है। आप जिस कांग्रेस की बात करते थे अभी तक, परिवारवाद और वंशवाद और राजतंत्र की जो बातें करते थे, वहाँ कांग्रेस ने तो अपने नया अध्यक्ष बना दिया और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके आप कहते थे कि साहब ये इनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है। और आपके यहाँ जो व्यक्ति जो लोकतंत्र से चुन करके आया था वो आपने डिक्टेटर बना दिया। यानी वो जब तक चाहेगा तब तक प्रधानमंत्री रहेगा, जब तक चाहेगा तब तो भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा रखेगा। तो ये तो बीजेपी के अंदर सवाल उठना शुरू हो गए कि हमने पूरी पार्टी जो किस व्यक्ति के हवाले कर दी और वो व्यक्ति किस तरीके से पूरी पार्टी के ऊपर हावी हो गया है। तो ये वहाँ सवाल उठ रहे हैं कि आपने जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, वहाँ योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है, वहाँ राजनाथ सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है, नितिन गडकरी को, और सब कुछ जो है वो मोदी जी या फिर अमित शाह जी दो ही लोग संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि जेपी नड्डा भी जो है किसी कॉर्पोरेटर का टिकट दिलाने की स्थिति में नहीं है जी। और कई वीडियो वायरल हुए किस तरीके से अमित शाह जो है वो, शायद छत्तीसगढ़ का ही है वीडियो जो वायरल हुआ कि अमित शाह पकड़ के उनका जेपी नड्डा का हाथ जो पीछे धकेल लेते हैं मंच पे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है का वीडियो है कि योगी जी निकल रहे होते हैं, मोदी जी पकड़ के हाथ उनका जो आगे से धकिया देते हैं कि आगे से जाओ इस तरीके से। तो ये सारे जो वीडियो सब वायरल हो रहे हैं, लोग उनके अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं और आप किसी भी को भी इस तरीके के अर्थ निकालने से नहीं रोक सकते। आप जो है वो वीडियो पर रोक लगा सकते हैं कि ऐसे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, लेकिन जो वीडियो वायरल हो गए तो उनका कौन व्यक्ति क्या अर्थ लगा रहा है तो आप किसी के दिमाग में पहरा नहीं लगा सकते। तो लोगों के दिमाग के अंदर जो चीजें उठ रही हैं समिता जी, वो बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। और दिमाग पे पहरा लगाने की कोई मशीन जो है वो अभी तक पूरी दुनिया में ईजाद नहीं हुई है। मोदी जी ने अगर कोई ऐसी मशीन ईजाद कर ली तो बात अलग है कि लोगों के दिमाग पे भी पहरा लगा दें, आपातकाल लगा करके, अघोषित आपातकाल लगा करके आप लोगों की अभिव्यक्ति पे तो आप पहरा लगा सकते हैं, उसको अभिव्यक्ति को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में जो कीड़े कुलबुला रहे हैं उन कीड़ों का कुलबुलाना आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। और इस तरह की कोई मशीन पूरी दुनिया में अभी तक ईजाद नहीं हुई, ना कोई ऐसा कोई कानून बना है कि किसी व्यक्ति के सोचने पे भी जो आप कोई पाबंदी लगा सकें। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां हैं और ये 15 तारीख के बाद बीजेपी की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद जो अदालतों से फैसले आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद समिता जी 16 तारीख को ईवीएम पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो 15 तारीख और उसके बाद 16 तारीख, मुझे लगता है ये दोनों तारीखें देश का काफ़ी कुछ भविष्य तय करने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि फैज अहमद फैज ने जो कहा था कि बोल के लब आजाद है तेरे, आपने जो बात कही कि आप ठीक है, आप अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी न किसी तरह आप पहरा लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के सोचने और उनके अपने विश्लेषण करने की क्षमता पर तो आप किसी भी तरह पहरा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी तानाशाही लंबी भी खिंच गई लेकिन वो स्थायी नहीं हो सकी। लोगों ने किसी न किसी तरह विरोध किया। इतिहास गवाह है कि बहुत सी क्रांतियां
हुई हैं और लोकतंत्र किसी न किसी तरह बच गया है। तो इस समय जो लड़ाई हो रही है ये पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने की है। संजय सिंह ने कल मणिपुर का जो जिक्र किया और उसी मणिपुर पर कुछ दिन पहले पीएम का बयान आया कि केंद्र के दखल के कारण वहां स्थितियां संभाली गई। अब पता नहीं उनकी नजर में स्थितियां संभालने का क्या मतलब होता है। इसी तरह वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो जो 2 महिलाओं का वीडियो था वो विपक्ष ने टाइमिंग के साथ जारी किया ताकि वो मोदी को घेर सकें। तो ये आरोप लगाने में इन लोगों को जरा शर्म महसूस नहीं होती कि एक तो आपके राज्य में इतना गंभीर अपराध हुआ और उस पर आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि इसने वीडियो इस तरह से जारी किया कि उसको मोदी को घेर सकें। हालांकि मोदी तो खुद ही अब घिरे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही इस तरह की बातें उठने लगी हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले मोदी अब अकेले ही बीजेपी पर भी भारी पड़ने लगे हैं, ये नजर आ रहा है। और अब सबकी निगाहें हम बात कर रहे हैं बार बार 15 अप्रैल की, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर, क्योंकि हाई कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया। तो अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनकी पीठ अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई करेगी। और कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है अमलेंदु जी, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के नेता फिर से, उनके कार्यकर्ता फिर एक नए कार्यक्रम के साथ जनता के बीच उतर रहे हैं। कल अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल का दिन बाबा अंबेडकर की जयंती है और उस दिन अंबेडकर जयंती पर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के तौर पर आम आदमी पार्टी 14 अप्रैल को इस दिन को इस तरह से मनाने जा रही है, तानाशाही हटाने और संविधान बचाने। और पिछले हफ्ते यानी 7 तारीख को आम आदमी पार्टी के लोगों ने देश भर में, दुनिया भर में उनके समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक दिन का अनशन किया था, उपवास किया था, सामूहिक उपवास किया था, ताकि अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जा सके और बताया जा सके कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और उससे एक हफ्ते पहले यानी 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी। तो हफ्ते दर हफ्ते ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हो या बाकी सारे दल हो, वो किसी भी तरह से बीजेपी के आगे झुक नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। अब 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है ये देखना होगा। उसके बाद 16 अप्रैल को आपने बताया वीवीपैट, ईवीएम, इस पर सुनवाई होनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। कुल मिला के इस समय बड़ी हलचलों वाले दिन दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये राजनीतिक हलचलें, सियासी हलचलें और बढ़ेंगी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल पर जो भी फैसला आएगा, उनके पक्ष में आए, उनके विरोध में आए, बीजेपी इसमें किस तरह फंसेगी ये सब हम देखेंगे और इसी पर अब हम चर्चा भी करेंगे कल या परसों। और इसी तरह हम राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर, ज्वलंत मुद्दों पर खरी खरी चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा में आपने हिस्सा लिया अमलेंदु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज हमें सुनने के लिए वक्त निकाला। जुड़े रहिए डीबी लाइव से, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।